जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं मनीष, आप देख रहे हैं MVIAS और ये इंडियन पॉलिटी की जो समरी क्लास की सीरीज़ चली है ना, ठीक है, लक्ष्मीकांत। तो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो सिटीजनशिप पढ़ा था चैप्टर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि अभी तक जितनी भी वीडियोस बन रही थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन रही थी, 1 घंटे के आसपास की वीडियोस बन रही थी। तो जो व्यूअर्स हैं ना वो उसको पूरी वीडियो को, पूरी लंबी वीडियो को देख नहीं रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को यानी फंडामेंटल राइट को, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कुछ पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा ताकि एक तो इसकी जो लेंथ है ना वीडियो की वो छोटी हो जाए, और क्या है, आपको बहुत ज़्यादा उसको ना हैवी ना लगे खाने में कि भैया ये बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ी हो रखी है और उसको टाइम लगेगा, तो मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा। चलिए, तो उससे पहले हम एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है और ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूँ। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 7वां चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, ठीक है। तो अपन लक्ष्मीकांत ही एक तरह से पढ़ रहे हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ तो हम इसको बोलते हैं मूलभूत, ठीक है जी, अधिकार, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के ऐसे अधिकार जिसके बिना किसी भी तरह की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोसाइटी की डेवलपमेंट हो, किसी नेशन की डेवलपमेंट हो, किसी कंपनी की डेवलपमेंट हो ना, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये इनके बिना डेवलपमेंट किसी तरह की कोई पॉसिबल है नहीं। चलिए, तो जब फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसे देखने की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से और 35 तक, ठीक है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। यानी इस पार्ट 3 का नाम ही क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन को ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसकी हमें प्रेरणा जो मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है? USA के बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। इससे हमें क्या मिलती है? इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के लिए। लेकिन फिर भी एक चीज़ अपने को डिफरेंस याद रखना है कि जिस हिसाब से जो बिल ऑफ राइट्स USA के ना, इससे भी ज़्यादा विस्तृत यानी इलेबोरेटिव फॉर्म में हमारे फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स से मैंने आपको देखे पार्ट कौन से में और कहाँ से, 12 से 35 है। आज मैं क्या कोशिश आपको करने वाला हूँ कि सिर्फ आपको 3 आर्टिकल ही बताऊँगा, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, ठीक है। लेकिन आपको ढंग से समझाऊंगा ताकि एक तो वीडियो छोटी बने और आपको समझ में ठीक से आए। चलिए, तो मैं सबसे पहले थोड़े से मैं आपको फीचर्स बता दूं। सबसे पहले इन फंडामेंटल राइट्स में मेरे को क्या है, एक तो सबसे जो क्या बताने वाला हूं मैं आपको, फीचर्स, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फीचर्स क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये हमें बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की ये सारी जो वैल्यूज़ हैं जो दूसरी चीज़ों से इसको अलग बताती हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे पहली चीज़ अपने को क्या याद रखनी है? जस्टिसिएबल है ना, जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होता है, वो छीन लिए जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उन फंडामेंटल राइट्स को वापस पाने के लिए सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे वो गवर्नमेंट यूनियन की हो, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पे जा सकता है। हालांकि ये अधिकार हाई कोर्ट में, मतलब एक व्यक्ति को सीधे तौर हाई कोर्ट में जाने के भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने के भी हैं, ठीक है। तो जस्टिसिबल का मतलब क्या है फंडामेंटल राइट्स में? यानी इसके जब भी इसका हनन होगा तो सीधे तौर पर आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ताकि जो आपके अधिकार हो वो वापस मिल जाए। जस्टिसिबल इन नेचर। दूसरा क्या है? एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। फंडामेंटल राइट्स पर क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि भैया आपको फंडामेंटल राइट्स मिल गए और आपने क्या है कि, है ना, सोसाइटी में गर्दा मचा रखा है कि भैया यहाँ पर मैं ऐसे रहूँगा, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। यानी क्या है कि कहीं कहीं पर आपको अपने फंडामेंटल राइट को लिमिट करना है, ताकि आप एक सोसाइटी, जो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं ना, उस सोसाइटी के कलेक्टिव जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी भैया कहीं पर आपको शोर नहीं मचाना है, बोलने की आपको आज़ादी है, लेकिन आप हर जगह शोर नहीं मचा सकते। कहीं पर कुछ नियम वगैरह बने कि आपको यहाँ शोर नहीं मचाना है, तो वो फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक तो रीजनेबल इस तरीके से है कि आप सोसाइटी के नियमों को नहीं तोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि उनके भी अपने फंडामेंटल राइट है। वो सोसाइटी एक एज ए
पर्सन एक लीगल एंटिटी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एक और फॉर्म में हम दे सकते हैं कि मान कर चलो नेशनल इमरजेंसी आई हुई है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के तौर पर ये जो फंडामेंटल राइट है वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करने वाले हैं। कब, जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना वो कर्टेल यानी कम किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखो आर्टिकल 20 और 21 इनको आप इमरजेंसी के दौरान भी ख़त्म नहीं कर सकते। और आर्टिकल 19 ये फिलहाल आपको याद रखना है, ये मैं क्योंकि अभी फीचर्स बता रहा हूँ तो सिर्फ एक एक पॉइंट है, जब आप फंडामेंटल राइट को पढ़ लेंगे तो खुद से भी फीचर्स अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 को सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वार में, है ना, यानी जब हम किसी दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं तब हम सिर्फ आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं। इंटरनल मैटर्स हैं जिसमें बंदूक वगैरह लेकर आर्म्ड रिबेलियन जिसको लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इंटरनल वो था हमारा डिस्टर्बेंस, अब आर्म्ड रिबेलियन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो उस केस में हम आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सटर्नल वार जब होगी ना, जब बाहरी लड़ाई होगी किसी दूसरे देश से, तब हम आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, और भी फीचर्स हैं इसके, ठीक है, लेकिन वो 1 बाय 1 जब मैं आपको बताता जाऊँगा आर्टिकल तब मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, वरना तो फिर वीडियो अगेन बहुत बड़ी बनेगी। तो अब हम सीधे तौर पर हम चलते हैं आर्टिकल 12 से हम शुरू करते हैं, जो 12 से 35 हमें टोटल जाना है, तो आज मैं आपको 12, 13 और 14 बताऊँगा, ठीक है। आर्टिकल 12 की जब मैं बात करूँ, आर्टिकल 12, ठीक है, तो आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है, वो स्टेट की डेफिनेशन बताता है। यहाँ पर ये जो स्टेट का यूज़ किया है वो आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट था ना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन है वो जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है ना पार्ट 3, उसके अंतर्गत जो भी स्टेट है वो आर्टिकल 12 में है। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेट की एक डेफिनेशन क्या है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेट क्या है, और उसके बाद आर्टिकल 12 में स्टेट क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मानकर चलते हैं एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख दो, चिंटू रख दो, ठीक है। चिंटू कहता है कि भैया मुझे पार्क में खेलने की आज़ादी है, ठीक है। वो कहता है कि भैया मैं पार्क में खेलना चाहता हूँ और मुझे इस पार्क में खेलने, या फिर कहता है कि मुझे कोई वीडियो गेम खेलने की आज़ादी है, ठीक है। पबजी वगैरह के हल्ला चला था ना, वीडियो गेम खेलने की आज़ादी है, या ये सारी चीज़ें हैं। तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी खरीदने की, पहनने की, या कहीं भी खेलने की, और इन सब की आज़ादी है। स्टेट ने कहा कि भैया तुम इस पार्क में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन ये पार्क पब्लिक पार्क है, ठीक है, इसमें सब लोग खेल सकते हैं। तो चिंटू को किसी भी वजह से रोक दिया गया, सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। स्टेट यहाँ पर मैं इसको स्टेट ना लिखकर मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट, ये स्टेट तो मेरे को आपको समझाना ही है, ठीक है। किसी अथॉरिटी ने, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज़ हो सकती है, पंचायत हो सकती है, ठीक है, या फिर क्या है स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसका नाम ले रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटीज़ का नाम ले रहा हूँ, म्यूनसी, है ना, पैलिटीज़, स्पेलिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटीज़ है किसी सिटी की, और उसने कहा कि भैया इस पर्टिकुलर पार्क में आप नहीं खेलोगे, ठीक है। तो चिंटू ने कहा कि भैया मैं तो जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, मेरा अधिकार है, मैं कहीं भी खेल सकता हूँ, ये पब्लिक पार्क और मैं खेलूंगा। तो यहाँ पर ये जो अथॉरिटी थी ना, ये जो कोई भी अथॉरिटी, इसका एक एक्शन हुआ, इसने एक्शन किया क्या कि चिंटू को खेलने से रोक दिया। और वो एक्शन कैसा है, आर्बिट्रेरी है ना, आर्बिट्रेरी को हिंदी में बोलते हैं स्वेच्छा, यानी अपनी मनमर्जी से किया हुआ जो एक्शन होता है उसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी एक्शन। म्यूनसिपैलिटीज़ ने कोई नियम नहीं दिखाया कि भैया इस नियम के अंतर्गत आप नहीं खेल सकते, उन्होंने सिर्फ कहा कि बेटा निकलो, तुम यहाँ नहीं खेलोगे। हो सकता है वो उस पार्क में कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाने वाली हो, पब्लिक पार्क है, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर वगैरह पास नहीं किया, जो कि पुराने टाइप की फिल्म वगैरह में हुआ करता था, आपको ध्यान भी होगा, ठीक है। तो उस आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट चिंटू गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जाने का अधिकार है, ठीक है। तो इस म्यूनसिपैलिटी यानी इस अथॉरिटी को हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे, ठीक है। और उनके द्वारा जो किया गया एक्शन होगा हम उसको बोलेंगे आर्बिट्रेरी एक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ आर्टिकल बारे में स्टेट है क्या। यानी स्टेट इसमें वो अथॉरिटी या वो चीज़ है जो कोई भी ऐसा नेगेटिव एक्शन कर रही है जो किसी के फंडामेंटल राइट को कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब मैंने आपको समझाया क्या, ठीक है। अब मैं स्टेट में आता कौन कौन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जब हम स्टेट की बात करते हैं ना, आर्टिकल 12 में स्टेट की बात करते हैं, जो कि आर्बिट्रेरी एक्शन करके किसी के फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले तो आएगा यूनियन की जब हम बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर की, है ना, स्टेट गवर्नमेंट की। दो चीज़ें याद रखो, एक तो उसमें आएगी गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट आएगी। गवर्नमेंट की जब भी शब्द का आप सुनो ना तो इसका मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट में यूनियन की गवर्नमेंट भी आ जाएगी और स्टेट की गवर्नमेंट भी आ जाएगी। यहाँ पर स्टेट जो है वो राज्य की सरकार, यहाँ पर इस स्टेट का मतलब राज्य है, ध्यान रखना, ठीक है जी। इस स्टेट का मतलब है राज्य। तो राज्य सरकार है एक, या फिर तुम्हारा केंद्र सरकार है, ये दोनों आ गए स्टेट, है ना। ये वो स्टेट है जो आर्बिट्री एक्शन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की जगह पार्लियामेंट की, है ना, पार्लियामेंट आ गया, ठीक है, या तो लेजिस्लेचर आ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ना, तो इस केस में भी यूनियन और स्टेट की होगी, ठीक है भाई। जो गवर्नमेंट है वो तो नोटिफिकेशन के द्वारा, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा कहेगी कि आज से हमें लिख कर दे देते हैं कि फलाने जगह तुम्हें नहीं खेलना, यहाँ पर हम कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ठीक है। वो किस नियम के अंतर्गत है नहीं बताया, सिर्फ इतना लिख कर भेज दिया है, ठीक है। तो इस तरह के एक्शन को बोल दिया एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेकिन जब हम पार्लियामेंट में या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा क्या है, फिलहाल आपको इतना ही समझना, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पर नियम और कानून पास किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो नियम ऐसा बना रहे हैं कि भैया इस नियम के अंतर्गत आपको ये सब काम नहीं करना है, तो उस तरह की अथॉरिटी को भी, या उस तरह के इसको, इस तामझाम को भी हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। स्टेट के अंतर्गत कोई भी लोकल एजेंसी भी आ जाएगी, उसमें पंचायत हो सकती है, म्यूनसिपैलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। उसके अंतर्गत कोई दूसरी एजेंसी भी हो सकती है, जैसे LIC है, ONGC है। LIC पर जो नियंत्रण किसका, सरकार का नियंत्रण है, ठीक है। ONGC पर सरकार का नियंत्रण है, ठीक है। जितनी भी परसेंटेज अगर है, कुछ ऐसी एजेंसी है जिस पर कुछ परसेंटेज सरकार की है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कर रही है, ठीक है। या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसी, इसको आपको थोड़ा ध्यान से रखना है, जो प्राइवेट एजेंसी है ना, प्राइवेट एजेंसी भी स्टेट के अंतर्गत आएगी जब ये प्राइवेट एजेंसी किसी सरकार का काम कर रही है। जैसे LNT की अगर मैं बात करूं, है ना, तो LNT तो मेरे हिसाब से शायद गवर्नमेंट अथॉरिटी, मेरे को मतलब गवर्नमेंट कंपनी, मेरे को नहीं पता, इसको थोड़ा सा हम छोड़ते हैं, गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। मतलब कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो सरकार के लिए काम कर रही है वो भी स्टेट का काम कहलाएगी। उसके अगेंस्ट भी देख रहे हो, जैसे चिंटू अभी किसके अगेंस्ट गया था, म्यूनसिपैलिटीज़ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चला गया। इसी तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकता है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट भी जा सकता है, LIC ONGC या इससे मिलती जुलती चीज़ कोई है उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो सरकार के लिए काम कर रही है उसके अगेंस्ट भी चिंटू कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। यानी ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टेट हैं, आर्टिकल 12 के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 12 हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13, जिस तरह से आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बताता है ना, उसी तरह से आर्टिकल 12 अपने को क्या बताता है, लॉज के बारे में बताता है। लॉज है ना, आर्टिकल 13 की मैं बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 13 में ये नहीं बताता कि लॉज क्या है, आर्टिकल 13 में बताता है कि लॉज क्या नहीं है, यानी नेगेटिव इन कैरेक्टर है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, कोई भी ऐसे लॉज, ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट है, कैसे हैं, जो कि इनकंसिस्टेंट मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे लिख दे रहा हूं। आर्टिकल 13 हमसे एक चीज कहता है कि कोई भी ऐसे लॉज जो इनकंसिस्टेंट है या तो फिर इन डेरोगेशन है, किसके साथ, फंडामेंटल राइट के साथ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे नियम जो या तो स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने किसी स्टेट की, जैसे यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, महाराष्ट्र की है, पश्चिम बंगाल की है, ठीक है, तो उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ लॉज बनाए और वो फंडामेंटल राइट को या तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी डेरोगेटिव इन नेचर है। डेरोगेशन का मतलब होता है कम करना, उसकी वैल्यू कम करना, या तो फिर इनकंसिस्टेंट है, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह के नियमों को, यानी उस तरह के लॉज को क्या कहा जाएगा, नल एंड वॉइड, ठीक है। तो नल एंड वॉइड का मतलब हो गया, यानी वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यानी उनका जो प्रभाव है ना वो हो जाएगा खत्म, यानी इस तरह के लॉज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, प्रभाव में आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में इनडायरेक्टली एक मेथड है जिसकी वो हमें वो क्या दे रहा है, स्वीकृति दे रहा है कि भैया ये तुम कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू भी आगे शब्द आएगा, मैं इसमें आपको विस्तृत चर्चा उसके बारे में हम करेंगे आगे। फिलहाल हमें समझना है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। रिव्यू का मतलब है अवलोकन करना, देखना, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, और जुडिशियल का मतलब होता है जुडिशरी, है ना, यानी जुडिशरी के द्वारा ये सारी चीज़ें देखना। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, जो भी नियम कानून बनेंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ जाएंगे, जो भी जुडिशरी होती है, ठीक है।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, या दूसरी चीज़ें अगर पार्लियामेंट उसको अधिकार दे दे तो कोई लोकल अथॉरिटी है, ठीक है। तो वो जो नियम कानून बनेंगे उसको देखेगी कि भैया नियम कानून सही है या नहीं है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके दो तरीके हैं। भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होता है, और हम यूएसए की बात करेंगे तो ड्यू प्रोसेस, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी वरना, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में एक हमें मेथड की वो देता है, ये छूट देता है, हमें पावर देता है, वो है जुडिशियल रिव्यू, और जिसके द्वारा हम किसी भी लॉज को नल एंड वॉइड कर सकते हैं। किस बेसिस पर कि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 हमें ये पावर देता है। अब कोई तो ऐसी अथॉरिटी होगी जो उस लॉज को नल एंड वॉइड करेगी, तो वो अथॉरिटी फिलहाल के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट है, या तो हाई कोर्ट है, या तो कोई भी लोकल अथॉरिटी हो सकती है, अगर पार्लियामेंट उसको वो पावर दे दे। फिलहाल में ऐसी कोई मतलब पार्लियामेंट ने किसी भी मतलब अलग से ये कोई पावर हमें दी हुई नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर है, रेट वगैरह के अंतर्गत आती है। रेट क्या है आगे बताऊंगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में पावर मिली है और हाई कोर्ट को 226 में पावर मिली है, ठीक है। बस इतना ही समझना है, आगे नहीं। तो आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया कि जो लॉज फंडामेंटल राइट को कम करने की कोशिश करते हैं या तो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उस तरह के नियम जो हैं वो क्या होंगे, नल एंड वॉइड होंगे, यानी खत्म होंगे, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा ना, बनते ही खत्म। चलिए, तो आर्टिकल 13 हमने समझाया आपको, ठीक है। अब इसमें हाँ एक चीज़ और, आर्टिकल 13 में एक बहस हुई। एक बहस क्या हुई कि जब भैया इस तरह की चीज़ें आई, ठीक है थोड़ा सा, जब इस तरह की चीज़ें आई तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके एक्ट में बदलाव ला रहे हैं, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉज बना रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा, और इस वजह से जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फिर एक केस आया केशवानंद, है ना, केशवानंद बोलते हैं, केशवानंदा फिलहाल तो लोग पढ़ते हैं, केशवानंदा भारती केस, ठीक है। ये जो केस बना है 1973 में बना, और इस केस ने एक बहुत, है ना, बहुत ब्यूटीफुल फिलोसफी की मतलब एक शुरुआत की, उसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर है। अगेन इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक तो केशवानंद भारती केस ने एक चीज़ बताया, दूसरी एक और चीज़ इसने क्या बताई, इसने हमें एक चीज़ बताई कि भैया जो लॉज और एक्ट है ना, चाहे लॉज हो चाहे एक्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रही है, चीज़ें क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं बोला उसने, क्या बोला, कोई भी ऐसे लॉज और एक्ट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रही हैं, वो क्या होगी, वो नल एंड वॉइड होगी, ठीक है। अब जो फंडामेंटल राइट है ना, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही आप उनके अगेंस्ट जाओगे, यानी फंडामेंटल राइट जो आधारभूत फंडामेंटल राइट में भी और ज़्यादा नींव में चले गए ना, फाउंडेशन में चले गए, जब आप उन पर अटैक करोगे ना, तो वो नियम चाहे वो एक्ट हो चाहे वो लॉ हो, वो खत्म कर दिए जाएंगे आर्टिकल 13 के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू में। ये था बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम धीरे धीरे, कौन सा नियम बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, कौन सा नहीं आता है, वो भी चीज़ें हम आगे समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। केशवानंद भारती केस मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो वीडियो बड़ी बनेगी और चीज़ें होश पोज होंगी, समझ में नहीं आने वाली हैं, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 13, अब हम लास्ट आज का जो आर्टिकल देखेंगे वो आर्टिकल 14 देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, जो टोटल फंडामेंटल राइट जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो टोटल 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल में 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जब मैं देन की बात करता हूँ और जब मैं नाउ की बात करता हूँ, ठीक है, मैं एक ही जगह लिखूंगा, देन में राइट कर दूंगा, नाउ में काट दूंगा, ठीक है। तो टोटल 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे। अगर मैं पहला बोलूँ तो जो फंडामेंटल राइट्स था वो है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है जी, ये आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा फंडामेंटल राइट है, ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, सीधे लिख दो राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना, इसको मैंने एब्रीविएशन कर दिया, फ्रीडम कर दिया, चलो राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो अगला जो राइट है, ये मैं राइट लिख रहा हूँ, आर्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, राइट टू इक्वालिटी में 4 आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम में मतलब 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, सॉरी 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ 5 आर्टिकल है। चलिए, तो अगला क्या है, राइट
अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है जी, इसमें दो ही आर्टिकल है, 23 और 24। ठीक है, क्या है अगेंस्ट, इस शब्द को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगेंस्ट, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, ये हमारा है। उसके बाद में आगे अगर आपको लिखूं तो जो चौथा राइट था वो था, है ना, राइट टू, सीधे राइट नहीं लिखता हूं, राइट टू फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वन बाय वन विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे, सब चीज़ें बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये 23-24 है। अभी से ही मेरा तो डब्बा गोल हो रखा है, कैसे पढ़ाऊँगा। अभी सोच रहे होगे इसे तो पढ़ाना नहीं आ रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है कहीं कुछ लिख रहा है, क्या पढ़ाएगा। चलो कोशिश करूँगा पढ़ाने की ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें 25 से 28 तक आते हैं। उसके बाद आता है हमारा पांचवा है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना, कल्चरल एंड एडुकेशनल राइट्स। ये माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें आते हैं 25 से 28, है ना, ये आता है 29 और 30। ठीक है, फिर आता है हमारा छठा राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी, राइट टू प्रॉपर्टी। और ये हमारा आता है हमारा 31 में। एक और हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज याद है आर्टिकल 32 में। तो सब वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14, क्योंकि ये जो राइट टू इक्वालिटी है ना, अपने आप में बहुत बड़ा राइट बनने वाला है। सारी राइट बड़े ध्यान से समझाने हैं। ठीक है, तो इसमें जो 7 राइट्स थे ये पहले एग्जिस्ट किया करते थे। सिर्फ जो ये वाला राइट है ना, आर्टिकल जो ये वाला इसमें राइट टू प्रॉपर्टी है, ये पहले एग्जिस्ट करता था। इसका रंग बदलो, आजा भाई, इसने दिक्कत कर दी। ये ब्लैक ही हो गया पूरा, चलेगा नहीं, इसको मेरे को बंद करना पड़ जाएगा। चलो जो भी है भैया, अब इसी रंग से आप पढ़ो। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो पहले एग्जिस्ट करता था अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें अपने को क्या याद रखना है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को, ये अभी भी राइट है, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट में ना होकर लीगल राइट है। ये पहले आर्टिकल 31 में था, अभी ये किस में है, आर्टिकल 300A में है। ठीक है, यानी इसके लिए भी आप कहाँ जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हो। और वहाँ पर आप एज ए लीगल राइट, है ना, भैया प्रॉपर्टी रखना मेरा लीगल राइट है, उसके लिए राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो आप 300A में इसको डाल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा रेमेडीज़ वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको क्या बता दूं, आर्टिकल 14 आपको बता दूं, और उसके साथ हम इस वीडियो को कर देते हैं, है ना, एंड। चलिए 1 मिनट में इसको फिर से चला लूँ। नहीं लिखेगा, है ना, इसको बंद करके फिर से, तो कभी कभी दिक्कत कर देता है। हाँ आ गया, अभी आ जाना चाहिए, आ गया। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की मैं आपको बात करूंगा। आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 जो है लास्ट आर्टिकल, और इसको बड़े ध्यान से पढ़ने को समझना है। जो असलियत में जो हमारे फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। ये हमारे राइट टू इक्वालिटी का पहला आर्टिकल है। टोटल हमें 14 से 18 तक 5 आर्टिकल इसमें देखना है राइट टू इक्वालिटी में। ठीक है, तो आर्टिकल 14 हमें किसकी बात करता है, इसमें अपने को जो याद रखना है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड, रंग बदल देता हूँ थोड़ा कम आएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कम लिखने की, सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, वरना तो अगेन टाइम खींचेगा बहुत ज़्यादा। चलिए, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों अलग अलग फिलोसॉफीज़ हैं जो आर्टिकल 14 में दी हुई हैं, अलग अलग मतलब स्टेटमेंट है। और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब मैं बात करता हूँ, यानी इसको मैं दिखाता हूँ अलग रंग से, इसकी जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की जब मैं बात करता हूँ तो इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से है। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, इसका जो ओरिजिन है वो यूएसए से है।
ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की अब हम बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये नेगेटिव इन कैरेक्टर है, लेकिन ये क्या कहने की नेगेटिव इन नेचर है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये ना इसमें 3 चीज़ें अपने को याद रखनी है। सबसे पहले क्या है कि कोई भी प्रिविलेज जो है ना, कोई भी प्रिविलेज जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। यानी क्या है कि ये ऊपर है ये नीचे है, कोई भी प्रिविलेज, कोई भी क्लास प्रिविलेज ये देने की कोशिश, मतलब बंद कर रहा है कि किसी भी तरह का क्लास प्रिविलेज नहीं होगा। वो कहना क्या चाह रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं क्या है, तो नियम के आगे सब बराबर हैं। यानी कि कोई क्लास प्रिविलेज नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, ठीक है, या फिर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, नियम के आगे सब बराबर होंगे। दूसरी चीज़ ये क्या कहना चाहता है, दूसरी चीज़ ये कहना चाहता है, ये हमसे कह रहा है कि जो समान परिस्थितियों में, यानी सिमिलर सिचुएशंस में दो इक्वल्स, यानी दो नागरिक हैं, दो भी पर्सन है ना, पर्सन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है, जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 14 सिटीजन के बारे में ना बात करता है पर्सन के बारे में। ये मैं पॉइंट यहाँ पर लिख दूँ। तो ये किसके लिए है, पर्सन के लिए। और पर्सन क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले मैं इसको कर दूँ। एक तो क्लास प्रिविलेज को ये बंद करता है। दूसरा ये कहता है कि भैया टू इक्वल्स जो हैं वो सिमिलर सिचुएशंस में ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड है ना, उसके द्वारा उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट, मतलब ऑर्डिनरी कोर्ट में ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के द्वारा उन पर जो भी नियम कानून बनेंगे समान परिस्थितियों में समान लोगों पर सेम बनने वाले। कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक ये व्यक्ति है, दोनों का लगभग लेवल है ना, दोनों समान रूप से, दोनों नागरिक है भारत के, दोनों भारत के नागरिक है। और ऐसा नहीं कि कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है। इक्वल्स और अनइक्वल्स में आर्टिकल 14 नहीं लगता है, जहाँ दोनों समान परिस्थिति, एक तो दोनों इक्वल्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि दोनों समान परिस्थितियों में होने चाहिए, यानी कि इसने भी चोरी की है और इसने भी चोरी की है। इसने भी जो चोरी की है वो मानकर चलो साइकिल की चोरी की है, इसने भी, ये ए है ये बी है, इसने भी साइकिल की चोरी की है, तो परिस्थितियां समान हो गई। तो जो नियम होगा ना वो इसके लिए भी एक सा ही लगेगा और बी के लिए भी एक सा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी क्लास अलग है और मानकर चलो ये किसी कास्ट वगैरह है या किसी दूसरे रिलीजन का व्यक्ति और ये किसी दूसरे रिलीजन का व्यक्ति है, तो उन पर नियम कानून अलग अलग लगने वाले हैं। इस पर भी सेम नियम लगने वाला है, इस पर भी सेम नियम, यानी पनिशमेंट है सेम जाने वाली है। और इन दोनों को ही ना सेम कोर्ट, ऑर्डिनरी कोर्ट, ऐसा नहीं है कि भैया ये जो व्यक्ति है ये थोड़ा अमीर है, जो बी व्यक्ति है थोड़ा अमीर है तो इसके लिए अलग से कोई कोर्ट लगेगी, और जो ए है वो गरीब है तो इसके लिए अलग से कोई कोर्ट लगेगी, दोनों के लिए सेम कोर्ट लगने वाली है। ये चीज़ थी इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी दोनों ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएंगे, दोनों ऑर्डिनरी लॉज के द्वारा ट्रीट किए जाएंगे और दोनों पर सेम पनिशमेंट लगेगी अगर दोनों सेम सिचुएशन में है और दोनों इक्वल्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ अपने को समझ में आई, क्लास प्रिविलेज अपने ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो विचारधारा आती है वो आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, ठीक है। इसको हल्का से मैं साफ कर दूँ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है ना, ये हमारा थोड़ा पॉजिटिव है ना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमारा थोड़ा पॉजिटिव इन नेचर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहना चाहता है कि जो लोग हैं ना उनको सेम, उनके साथ जो ट्रीटमेंट होगा ना वो समान परिस्थितियों में समान ट्रीटमेंट होगा। यानी दो लोग हैं और दोनों के दोनों सेम सिचुएशंस हैं तो दोनों पर जो ट्रीटमेंट होगा वो बराबर होगा। वहाँ पर कोर्ट की बात थी है ना, दोनों ऑर्डिनरी कोर्ट में ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के द्वारा ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, दोनों समान परिस्थितियों में तो दोनों पर जो ट्रीटमेंट होगा वो समान होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बात कहना चाहता है, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ बताई, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब मैं आपको एक और जो पॉइंट जो मेन है वो आर्टिकल 14 में है, पर्सन, है ना। तो ये आर्टिकल 14 किस पे लगता है, पर्सन पे लगता है। जितने फंडामेंटल राइट्स में जो भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ तो ऐसे होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए होंगे, जो मैंने आपको पीछे भी बताया ना, जिसमें क्या था 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पर लगता है। कुछ ऐसे होंगे जो पर्सन्स पे लगेंगे, और उस पर्सन को मैं आपको समझा दूँ होता क्या है। जो शब्द पर्सन है ना, ये सिटीजन हो सकता है ना, यानी इस देश का नागरिक, ये फॉरेनर हो सकता है, ठीक है जी, बाहर का कोई व्यक्ति, या फिर ये कोई लीगल एंटिटी हो सकती है। लीगल एंटिटी क्या होती है, लीगल एंटिटी होती है जैसे कॉरपोरेशन हो गई कोई, है ना, कॉरपोरेशन हो गई कोई, कंपनी हो गई, सोसाइटी हो गई, ठीक है जी, सोसाइटी हो गई, कोई ट्रस्ट हो गई, जो ये सब की सब इस्टेब्लिश्ड है ना, ये सब रजिस्टर्ड है और ये लीगल एंटिटी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो ये एज ए पर्सन है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आर्टिकल 14 में एज ए पर्सन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे भी ये जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 मैंने आपको समझाया। अब आर्टिकल 14 में एक चीज़ अपने को समझनी है
कि इसमें कुछ, हाँ सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है। जो आर्टिकल 14 क्या है वो रूल ऑफ, जो इसमें ही आता ना इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका जो संबंध है ना वो सीधे तौर पर किससे है, रूल ऑफ लॉ से है, रूल ऑफ लॉ। और ये जो फिलोसफी है ना, ये फिलोसफी है एवी डाइसी। एवी डाइसी एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है ना, या फिर ब्रिटिश ज्यूरिस्ट ही कह लो, ठीक है जी, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है। और उसने एक जो फिलोसफी दी रूल ऑफ लॉ की, उसके अंदर 3 कंपोनेंट है, ठीक है। उसमें से एक आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। सबसे पहले तो एवी डाइसी ने जो हमें दिया वो उसने कहा कि भैया जो हमारा क्या उसने बोला है कि जो कोई भी तरह का क्लास प्रिविलेज नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी अमीर कौन है, गरीब कौन है, वो सारी चीज़ें, आर्बिट्रेरी एक्शन, सॉरी गलत हो गया। जो इसमें पहला कंपोनेंट है वो बोला है कि जो आर्बिट्रेरी एक्शन है ना, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट या कोई भी अथॉरिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो पनिशमेंट मिलेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ नियम तोड़ने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जब किसी का मन किया और उसने उसको पनिश कर दिया। यानी ऐसा होना चाहिए कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई नियम तोड़ा हो। अब इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है कि कई सारे अपराध हो जाते हैं, जैसे साइबर क्राइम्स चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सरकारें हैं ना उन्होंने नियम बहुत बाद में बनाए हैं। तो जब तक उसका नियम नहीं बनेगा तब तक कोई व्यक्ति, जैसे बिटकॉइन से रिलेटेड क्राइम्स वगैरह हुए, तो उस टाइम तक जब तक कोई नियम नहीं था, तो अब सरकारें क्या है कि ये जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या गवर्नमेंट है वो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव नेचर है, वो ये देख रही हैं कि अभी कोई नियम नहीं है तो हम इन्हें किस नियम के अंतर्गत सजा दें, ठीक है। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो तो कहता है कि भैया ब्रीच ऑफ लॉ, अब जब नियम ही नहीं होगा तो आप उसे सजा कैसे दोगे, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी एक्शन जो है कोई भी नहीं चलेगा, कोई नियम तोड़ने पर ही किसी को सज़ा मिलने वाली है। पहली चीज़ है। इसका नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि किसी भी व्यक्ति पर है ना ऐसे ही मतलब यूं ही किसी पर कोई कुछ भी चीज़ थोप नहीं दी जाएगी और उसके फंडामेंटल राइट्स को यूं ही ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा जब तक कि उसने कोई गलती नहीं की है, कोई नियम नहीं तोड़ा है। तो ये रूल ऑफ लॉ में सबसे पहली चीज़ क्या है कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन है वो नहीं माना जाएगा रूल ऑफ, ठीक है। ये दूसरा क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। सीधे तौर पर कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 3 कंपोनेंट है इसमें रूल ऑफ लॉ में। एक तो आर्बिट्रेरी रिएक्शन नहीं चलेगा, यानी कोई नियम टूटेगा तभी। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। जो तीसरी बात इसने कही है वो कही है जो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रिजल्ट हैं। यानी जो अगर मैं मतलब किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, ठीक है, वो इंडिविजुअल राइट्स हैं, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी लीगल बुक में वो क्या है, उसके रिजल्ट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मानकर चलो किसी देश ने कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ठीक है, तो उस देश में उस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसके अनुसार उस किताब को इवोल्व किया गया। यानी धीरे धीरे उसमें फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए उसमें धीरे धीरे। पहले वो एग्जिस्ट नहीं करते थे उस किताब में, जैसे किसी व्यक्ति को समझा कि इसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए और उसको उस हिसाब से उसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि हाँ, तो उसको क्या बोल दिया, उसको बोल दिया फंडामेंटल राइट्स क्या है, रिजल्ट्स है, ठीक है नहीं, रिजल्ट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी देश के डाल दिए गए हैं और वो किस पर डिपेंड करते हैं, लोगों के राइट्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अपने को एक चीज़ देखनी है, जब हम इसे इंडियन उसमें पर्सपेक्टिव में देखते हैं ना, तो जो आर्बिट्रेरी एक्शन वाला पॉइंट है, कंपोनेंट है, और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला कंपोनेंट है, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सही तौर पर फिट बैठता है। लेकिन जब अब हम इसकी बात करते हैं ना कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो रिजल्ट हैं किसी इंडिविजुअल के राइट्स का, तो इस बात पर मतलब जो विद्वान है वो उसको नहीं मानते हैं, और बुक में भी यही लिखा है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझना, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो मतलब इनेक्ट हुआ, जब वो हमारा सब पर लागू हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पहले से ही विद्यमान थे। ऐसा नहीं था कि हमने धीरे धीरे इस कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को समय के साथ इवोल्व किया। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया तो इसके अंदर शुरू से ही फंडामेंटल राइट्स थे। इस वजह से जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिजल्ट नहीं है, बल्कि क्या है, सोर्सेज है ना। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीज़ें समझाई। अब आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस होता है, कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, ठीक है, जो भी है स्पेलिंग भूल जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब दो इक्वल्स और अनइक्वल्स अलग अलग सिचुएशन में, इक्वल्स और अनइक्वल्स का मतलब यहाँ कहाँ से है, इक्वल्स एंड अनइक्वल्स है ना, यानी दोनों की उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, मान कर चलो एक तरफ प्रेसिडेंट एक तरफ मेरे जैसा तुच्छ प्राणी है, ठीक है, दोनों अलग अलग सिचुएशन में, उसकी सिचुएशन अलग है, उस पर भी कोई आरोप लगे और मुझ पर भी कोई आरोप लगे हैं, ठीक है, तो उन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, यानी दोनों के बीच में रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 14 में आ गया। आर्टिकल 14 में फिर कुछ एक्सेप्शन आ गए इन अनइक्वल्स के कारण। तो आर्टिकल 14 में जो एक्सेप्शंस आए उसमें क्या एक्सेप्शंस आए, आर्टिकल 14 में एक्सेप्शंस आए, लेकिन वो पावर कहाँ से मिली है, दूसरे आर्टिकल से मिल रही है। जैसे मैं बात करूँ तो जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट है ना, एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट है ना, जो भी अपने अपने स्टेट है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स जो हैं, जो स्टेट के गवर्नर्स हैं, उन्हें क्या ना कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई और वो आर्टिकल 361 में दी गई हैं। इम्यूनिटीज़ मिले आर्टिकल 361 में, और वो एक्सेप्शन किसका बन गया, आर्टिकल 14 का बन गया, ठीक है। चलिए, अपवाद बन गया ना भाई, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिल गए और आर्टिकल 14 कह रहा है कि भैया कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने वाला। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि दो अलग लोग हैं जिनके उसमें ना जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और अलग अलग सिचुएशन में, तो उनको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शंस क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हैं। वो कैसी इम्यूनिटीज़ हैं, जितने भी प्रेसिडेंट और गवर्नर्स हैं ना, उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी जब तक वो अपनी पोस्ट पर रहने वाले हैं। कैसी प्रोसीडिंग नहीं होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, इस शब्द पर ध्यान देना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तब तक नहीं होगी जब तक वो अपनी पोस्ट पर रहने वाले हैं और वो कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं अपनी पर्सनल, मतलब अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के अंतर्गत, है ना, अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के टाइम पर वो कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसके अगेंस्ट नहीं होने वाली। दूसरी वो बात क्या कहना चाहते हैं, जो इनको प्रिविलेज मिले हैं वो ये है कि जस्ट अ मिनट है तो दूसरी ये जो बात क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो हैं वो किसी भी कोर्ट में अनसवरेबल नहीं होंगे अपने किसी भी ड्यूटीज़ और मतलब जो उनको ऑफिशियल वर्क जो उनको मिला हुआ है, जो भी ड्यूटीज़ मिली हुई हैं, जो भी पावर मिली हुई है, उसके अंतर्गत उसके अधिकार क्षेत्र में वो किसी भी कोर्ट को अनसवरेबल नहीं हुए, यानी उत्तरदायी नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे कि भैया मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया, ठीक है। दूसरी प्रिविलेज ये मिली। तीसरी क्या है, जब हम सिविल मैटर की बात करते हैं, अभी मैंने आपको क्रिमिनल मैटर बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो सिविल प्रोसीडिंग्स है ना, वो भी उस पोस्ट पर रहते हुए प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के अगेंस्ट नहीं जाएगी जब तक कि 2 महीने पहले एक रिटर्न नोटिस ना दे दिया जाए, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। एक और इनको इम्यूनिटीज़ मिलती है, ये मिलती है कि कोई भी क्या बोलते हैं उनको, इम्प्रिजनमेंट, या तो फिर कोई भी, यानी प्रिजन और इम्प्रिजनमेंट जैसी चीज़ें हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर्स पर नहीं लगने वाली हैं जब तक वो अपनी ड्यूटी, मतलब अपनी पोस्ट पर है, ठीक है। चलिए, ये क्या है 361 में है। एक और चीज़ जो उनको ड्यूटी, वो क्या है, वो हमारा एक्सेप्शन है, वो आर्टिकल 361 में आ जाता है, आर्टिकल 361A में आता है। वो मिलता है किसी भी ऐसे पर्सन में अगेन वही लीगल एंटिटी आ जाए, कोई न्यूज़पेपर आ जाए, तो कोई भी पर्सन जो इसकी पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की ट्रू रिपोर्ट न्यूज़पेपर में दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। अब और कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो एमपी और एमएलएज को भी मिले हुए हैं, है ना। एमपी को मिले आर्टिकल 105 में ये प्रिविलेज मिले हुए, स्पेशल प्रिविलेज, और इनको मिले 194 में स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए। तो इनको क्या प्रिविलेज है कि वो पार्लियामेंट के अंतर्गत जब हम एमपी की बात करते हैं, या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जब हम एमएलए की बात करते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी किसी को भी वोट डाल सकते हैं, और इस बात पर, यानी उनके कुछ भी कहने पर या फिर कोई भी वोट डालने पर उनके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ये चीज़ भी पावर मिली। अभी आपने देखा ना कुछ दिन पहले कुछ पार्लियामेंट में कुछ ऐसी चीज़, ये पार्लियामेंट में वैसे होती रहती हैं, गली मतलब कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देना, सब चलता रहता है, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट का, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी उसके अंतर्गत वो कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं ना, डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है जी, और यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज है ना, यूएनओ नहीं, इसको यूएन लो, है ना, यूएनओ तो एक वो भी आता है, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज है ना, उनको भी कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिले हैं, तो वे आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन बन जाते हैं। चलिए, इसी के साथ ये जो मेरे मतलब आज मैंने 3 आपको आर्टिकल बताया, आर्टिकल
12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि अगली 2-3 वीडियो में या फिर 4 वीडियो में फंडामेंटल राइट को मैं ख़त्म कर दूँ। और कोई भी मेरे से गलती हो या फिर अगर समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिखें, ठीक है। सब्सक्राइबर आपको करना ही करना है, सब्सक्राइबर नहीं सब्सक्राइब, मेरा भी है ना जवान खड़ा रही है, ठीक है। तो सब्सक्राइब आपको करना है, ठीक है। सब्सक्राइबर नहीं करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। लाइक करना, शेयर कर दो यार, कमेंट करो, ठीक है। चैनल लिंक से, व्हाट्सएप के चैनल लिंक से जुड़ जाओ। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये पहला पार्ट है फंडामेंटल राइट का।